हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 6 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अपन ने क्या है कि एक वीडियो डाल दिया, उसमें 33 ऑब्जेक्टिव सवाल डाल दिए हैं। आज अपन इसका पार्ट 2 बनाएंगे और पार्ट 3 बनाएंगे। तो अपने क्या है कि इसमें 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव सवाल और एक लाइन के सवाल है जो इंपॉर्टेंट है। तो अपन अगला सवाल पढ़ रहे हैं, अनुलेखन किसे कहते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है अनुलेखन किसे कहते हैं। अनुलेखन मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपको पता ही है डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है, इसको कहते हैं क्या, डीएनए से डीएनए बनता है, इसको कहते हैं अपन प्रतिलिपिकरण। क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनता है, इसको अपन कहते हैं अनुलेखन। और आरएनए से बनता है प्रोटीन, इसको कहते हैं अनुवादन। क्रिक नामक वैज्ञानिक था, इसने कहा था कि डीएनए से डीएनए बनता है और डीएनए से फिर उसके बाद आरएनए बनता है और आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सूचनाओं का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। अब अपन इस सवाल पे कंसंट्रेट करते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, अनुलेखन किसे कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण होना आपको पता ही है, प्रतिलिपिकरण कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको अपन क्या कहते हैं? अनुवादन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा डीएनए से आरएनए बनना। और ये आरएनए से डीएनए बनना, इसने एक ऑप्शन दिया है। तो आरएनए से डीएनए बनता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें आरएनए होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है और डीएनए बनता है, ये सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया है। ये किसमें होती है? रेट्रोवायरस में होती है। तो इसका उत्तर होगा आपके अनुलेखन, डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है। अगला सवाल है, अनुवादन किसे कहते हैं। अनुवादन मतलब होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को अपन कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको, आरएनए से प्रोटीन बनता है। जो आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं? अनुवादन कहते हैं। आरएनए में जेनेटिक कोड होते हैं, इन जेनेटिक कोड्स की सहायता से क्या होता है, ये एमिनो अम्ल होते हैं, उनको लेकर आता है और प्रोटीन का अणु बनता है। तो अनुवादन कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनना नहीं, ये रिप्लिकेशन है। डीएनए से आरएनए बनना, ये अनुलेखन है। आरएनए से डीएनए बनना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना, ये अनुवादन है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा डी। ठीक है, अगला सवाल है, रेट्रोवायरस। जो रेट्रोवायरस है उनके अंदर अनुवांशिक पदार्थ है। तो रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल आपको बताइए, एचआईवी विषाणु होता है, उसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए पाया जाता है। तो रेट्रोवायरस, इसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। एचआईवी वायरस को अपन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस कहते हैं। ये क्या होता है? एड्स बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए। तो रेट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा आरएनए। आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत का अपवाद कौन है? यानी आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्या कहता है? ये क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसने कहा था कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ये जो सूचना है, इस सूचना का एक दिशीय प्रवाह होता है। एक दिशीय प्रवाह होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से डीएनए बनना प्रतिलिपिकरण कहलाता है और डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन बनना अनुवादन कहलाता है। ये सभी सूचनाएं एक दिशा में क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आणविक जीव विज्ञान के केंद्रीय सिद्धांत का अपवाद है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में क्या होता है? आरएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है। आरएनए ये टेम्पलेट की तरह काम करता है और उसके ऊपर नया डीएनए बनता है, उसको सी डीएनए यानी अनुपूरक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। तो इसमें आरएनए से डीएनए बनता है। तो ये आपको बताना है अपवाद है। ठीक है, तो ये आपको सवाल याद रखना है। अब अपन ने 4 सवाल फिर लिख दिए बच्चों। आप लोग क्या है, पेन और कॉपी अपने पास रखें और आप लोग प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करें, प्रश्न पढ़ें। अब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें थोड़ा आंसर देने के लिए टाइम दीजिए, तो मैं आपको आंसर देने के लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूं। आप लोग आराम से आंसर देने की कोशिश कीजिए। वैसे आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर आते हैं, मैं जानता हूं। आप लोगों ने क्या है, पूरे साल मेहनत की है। अब अपना सवाल है, विक्रम अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया किसे कहते हैं? अभी अपन ने थोड़ा डिस्कशन किया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, अनुलेखन मतलब होता अपन जानते ही है आरएनए से डीएनए बनना, और विक्रम मतलब होता उल्टा।
तो क्या होगा, इसमें ये आरएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा और उसके ऊपर नया डीएनए बन जाएगा। आरएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा और उसके ऊपर नया डीएनए बनेगा, इसको कहते हैं व्युत्क्रम अनुलेखन। तो अपन उत्तर ढूंढते हैं, डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन, आरएनए से डीएनए बनना बिल्कुल सही है व्युत्क्रम अनुलेखन। डीएनए से डीएनए बनना अपन जानते हैं प्रतिलिपिकरण या रिप्लिकेशन, आरएनए से प्रोटीन बनना अनुवादन। तो इसका उत्तर होगा आरएनए से डीएनए बनना। अगला सवाल इसने पूछा है, व्युत्क्रम अनुलेखन क्रिया में कौन सा एंजाइम काम आता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब मुझे याद है, मैं भी एक परीक्षा देने गया था, उस कंपटीशन का एग्जाम था, उसमें ये सवाल आया था कि व्युत्क्रम अनुलेखन क्रिया में कौन सा एंजाइम काम आता है। ये आरएनए था, इस आरएनए से क्या होता है, नया डीएनए बनता है। ठीक है, अब मैं जानता था कि मुझे तो मेरे कंसेप्ट क्लियर थे, मुझे पता था कि आरएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है और उसके ऊपर नया डीएनए बनता है। तो डीएनए बनाने में जो एंजाइम काम आता है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो अपन जानते हैं कि आरएनए से डीएनए बनता है, इस क्रिया में क्या हो रहा है, व्युत्क्रम अनुलेखन हो रहा है, आरएनए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहला एंजाइम इसने दिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिल्कुल सही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम आता है व्युत्क्रम अनुलेखन में। अब अपने सवाल है, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज का काम आता है अनुलेखन में, कहां काम आता है, अनुलेखन में। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के संश्लेषण में काम आता है, डीएनए के निर्माण में काम आता है। या बन क्या रहा है, या डीएनए बन रहा है, इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आएगा। लेकिन यहाँ टेम्पलेट कौन है, आरएनए, आरएनए से नया डीएनए बन रहा है, इसलिए एंजाइम आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। बच्चे अकड़ पकड़ खेलना शुरू कर देते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर याद रखना, आरएनए है, उससे नया डीएनए बन रहा है। तो आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, तो उत्तर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, अब डीएनए होता है, डीएनए धनावेशित अणु होता है या डीएनए ऋणावेशित अणु होता है या डीएनए उदासीन अणु होता है या डीएनए उभयधर्मी अणु होता है। तो अपन जब डीएनए को देखते हैं तो डीएनए में क्या होता है, ये फॉस्फेट होता है, और फॉस्फेट के कारण डीएनए क्या होता है, ऋण आवेशित अणु होता है। तो आपसे पूछा डीएनए कैसा अणु है, आप बताओगे डीएनए कैसा है, फॉस्फेट अणु होता है, उसके कारण डीएनए कैसा अणु है, ऋण आवेशित अणु है, नेगेटिव चार्ज अणु है। अगला सवाल है, मनुष्य के केंद्रक में लगभग कितना लंबा डीएनए होता है। ये आपको याद हो तो कर देना, वरना कोई खास नहीं है, आपकी बुक में दे रखा सवाल। 2.2 मीटर लंबा डीएनए मनुष्य के केंद्रक में पाया जाता है। तो सच मनुष्य के केंद्रक में कितने मीटर लंबा होता है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए ऋण आवेशित अणु होता है, इसका मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि फॉस्फेट के कारण क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, अब अपन ने 4 सवाल फिर लिखे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कंपटीशन में कई बार आ चुके हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 सवाल आपको जरूर ऐसे कैसे मिलेंगे। मुझे भी याद है, आप लोगों को आप कंपटीशन का मौका मिलेगा, जब आप ये प्रश्न देखोगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में आप लोगों को यही आंसर, ये जो सर ने बताया वही आंसर मिल रहे हैं, और वैसे वैसे वो नीट के अंदर सवाल मिल रहे हैं। अब अगला सवाल है, स्टोन में कौन सा एमिनो अम्ल अधिक होता है, जो स्टोन है उसमें कौन सा एमिनो अम्ल अधिक होता है। ये सवाल अपने को याद रखना है कि स्टोन में आर्जिनिन एमिनो अम्ल अधिक होता है, या स्टोन में लाइसिन एमिनो अम्ल अधिक होता है, या स्टोन में आर्जिनिन और लाइसिन दोनों अधिक होते हैं, या स्टोन में ग्लाइसिन और वैलिन अधिक होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि ये सवाल, इस सवाल का उत्तर बता देते हैं आप लोगों को। तो इसका उत्तर है आर्जिनिन और लाइसिन दोनों अधिक होते हैं। क्या होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन दोनों अमीनो अम्ल अधिक होते हैं, और इन अमीनो अम्लों की विशेषता होती है कि ये क्या करते हैं, स्टोन प्रोटीन होता है उसको धन आवेशित गुण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपसे अगला सवाल है, स्टोन प्रोटीन अणु कैसा होता है। स्टोन प्रोटीन अभी मैंने बता दिया आपको कि ये धनावेशित होता है, किसके कारण, इन अमीनो अम्ल की अधिकता के कारण। तो धनावेशित अणु होता है, डीएनए
स्टोन डीएनए कैसा था, नेगेटिव चार्ज था, लेकिन स्टोन कैसा है, धनावेशित होगा। स्टोन अष्टक में होता है जो स्टोन ऑक्टामर है, जो स्टोन ऑक्टामर होता है उसके अंदर कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, तो स्टोन के 8 अणु, सही है, स्टोन के 8 अणु होते हैं। H2A के 2 अणु, H2B के 2 अणु, H3 के 2 अणु और H4 के 2 अणु, सही है। H1 के 8 अणु नहीं, H1 क्या करता है, जो ये स्टोन अष्टक होता है उसके ऊपर जब डीएनए लिपट जाता है, उसके ऊपर जब डीएनए ये लिपट जाता है, इस तरह से ये डीएनए इसके ऊपर क्या होगा, लिपट जाएगा, तो ये स्टोन H1 जुड़ता है और H1 क्या करता है, इसको एक तरह से पैक करने में सहायता करता है। तो आपका उत्तर होगा ए और बी। H1 के 8 अणु नहीं आएंगे, H2 के ए के 2 अणु, H2 स्टोन प्रोटीन बी के 2 अणु, स्टोन 3 प्रोटीन के 2 अणु और स्टोन 4 प्रोटीन के 2 अणु, ये स्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका में, जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका है उसमें डीएनए एक जगह स्थित होता है, यानी अनुवांशिक पदार्थ एक जगह स्थित होता है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होती नहीं है, ये चीज ध्यान रखना आपको जीवाणु वगैरह में कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती नहीं है, तो केंद्रक तो इसमें ऑप्शन होगा नहीं। फिर अगला ऑप्शन है केंद्रकाभ, हाँ केंद्रकाभ सही है कि जीवाणु कोशिका में क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ एक जगह इकट्ठा रहता है, इसको केंद्रकाभ कहते हैं, या न्यूक्लियोइड इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, तो उत्तर होगा बी और सी दोनों। अब अपना अगला सवाल है, स्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोन प्रोटीन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, दूसरा है जीवाणु कोशिका में और तीसरा है आसीम केंद्रीय कोशिका में और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका उदाहरण होता है जीवाणु कोशिका ई कोलाई, और प्रोकैरियोटिक कोशिका को कहते हैं आसीम केंद्रीय कोशिका। इस कोशिका के अंदर ये अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये मुक्त रूप से फैला रहता है, ये केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती नहीं है, तो ये केंद्रकाभ कहलाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका और आसीम केंद्रीय और जीवाणु कोशिका, इन सब के अंदर स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, उत्तर होगा यूकैरियोटिक कोशिका। अगर यूकैरियोटिक कोशिका होता तो आपके उत्तर होता कि स्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक कोशिका यानी सासीम केंद्रीय कोशिका में पाया जाता है, ये अपने ध्यान रखना है। तो स्टोन प्रोटीन पाया जाता है, उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, स्टोन प्रोटीन होता वो यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगला सवाल है, न्यूक्लियोसोम बना होता है, यानी जो न्यूक्लियोसोम होता है इसमें 8 स्टोन के प्रोटीन होते हैं और 200 बेस पेयर लंबा डीएनए होता है। डीएनए के अंदर 200 बेस पेयर पाए जाते हैं, उसमें से 156 और 44 न्यूक्लियोटाइड अलग अलग होते हैं, 44 होते हैं लिंकर डीएनए में। तो न्यूक्लियोसोम बना होता है, स्टोन अष्टक का सही है, 200 बेस पेयर डीएनए के सही है, स्टोन फर्स्ट सही है। तो आपको बताना उपरोक्त सभी, इसका उत्तर होगा न्यूक्लियोसोम में ये सब चीजें होती हैं। स्टोन अष्टक है वो कैसा अणु है, वो आपको बताना है कि एक धनावेशित अणु होता है, उसके चारों तरफ ये नेगेटिव चार्ज डीएनए होता है वो लिपटा रहता है और H1 उसको पैक कर देता है, तो ये उपरोक्त सभी उत्तर होगा। न्यूक्लियोसोम बना होता है, ये भी सवाल आ सकता है न्यूक्लियोसोम के अंदर जो डीएनए होता है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, यानी कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 200। अगला सवाल है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिन पर बिट्स जैसी संरचना दिखाई देती है। क्रोमोसोम है, इसके अंदर 2 क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन के अंदर ये बिट्स जैसी संरचना होती है वो दिखाई देती है, वो क्या है, न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लिक अम्ल है। तो आपको पता ही है कि ये न्यूक्लियोसोम होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता है। रूपांतरण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, बहुत आसान सवाल है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने सबने इसका आंसर राइट कर दिया होगा। रूपांतरण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो अपने पहला ऑप्शन है ग्रिफिथ, दूसरा क्रिक, तीसरा वाटसन और चौथा हरगोविंद खुराना। बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, ग्रिफिथ, वेरी गुड बच्चों। अब अपने सवाल लिखे हैं बच्चों, सवाल अपने सामने है, यूक्रोमेटिन की विशेषता है,
यूक्रोमेटिन की विशेषता क्या है? अब यूक्रोमेटिन क्या होता है? अपन ये क्रोमेटिन है, जब इसको अभिरंजित करते हैं, जब क्रोमेटिन को अभिरंजित करते हैं तो एक तो क्रोमेटिन में क्या होता है, ये गहरा अभिरंजित भाग दिखाई देता है, ठीक है, और एक ये हल्का अभिरंजित भाग दिखाई देता है, ये ऐसे फिर गहरा अभिरंजित भाग दिखाई देता है, फिर ये हल्का अभिरंजित भाग दिखाई देता है। जब इसको एसिटोकार्बीन से अभिरंजित करते हैं अनुवांशिक पदार्थ क्रोमेटिन को, तो एक आपको भाग गहरा अभिरंजित दिख रहा है, एक आपको हल्का दिखाई दे रहा है। जो गहरा अभिरंजित भाग है वो तो हेट्रोक्रोमेटिन है, और हल्का है उसका नाम है यूक्रोमेटिन। क्या है? यूक्रोमेटिन है। जो हल्का अभिरंजित भाग होता है उसको कहते हैं यूक्रोमेटिन। ये ऐसे ढीला ढाला बंधा हुआ है और ये क्लोजली पैक है। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा है? क्लोजली पैक होता है, एकदम कंडेंस होता है और यूं गुथा हुआ रहता है, और ये हल्का हल्का होता है। तो गुणसूत्र का हल्का अभिरंजित भाग है यूक्रोमेटिन, सही है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण हल्का अभिरंजित है, तो इसमें आसानी से क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। इसमें नाइट्रोजन क्षारक पुनरावर्तीकरण में नहीं होते हैं, सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी उत्तर आएगा, ठीक है। एक पॉइंट और हो सकता कि ये हल्का गुथा हुआ होता है। क्या होता है? ये हल्का गुथा हुआ होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन अधिक गहरा गुथा होता है। तो यूक्रोमेटिन की विशेषता, गुणसूत्र का हल्का अभिरंजित भाग है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, इसमें नाइट्रोजन क्षारक पुनरावर्तीकरण में नहीं होते हैं उपरोक्त सभी। अब अगला हेट्रोक्रोमेटिन की विशेषता नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है बच्चों। क्रोमेटिन का गहरा अभिरंजित भाग दिख रहा है, सही है। इसमें नाइट्रोजन क्षारक पुनरावर्तीकरण में, हाँ, बार बार इसमें नाइट्रोजन क्षारक पुनरावर्तीकरण में होता है। इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है और काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं। इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता हेट्रोक्रोमेटिन में। बाकी सब ऑप्शन राइट है कि ये गहरा अभिरंजित भाग है, इसमें नाइट्रोजन क्षारक पुनरावर्तीकरण में है, ये काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं। आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में दो अंतर बताओ, तो आपको ये अंतर याद होना चाहिए कि गहरा अभिरंजित भाग कौन सा है, हेट्रो, हल्का कौन सा है, यू, अधिक गुथा हुआ कौन है, हेट्रो, कम गुथा हुआ कौन है, यूक्रोमेटिन। फिर उसके बाद इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण किसमें होता है, यूक्रोमेटिन में। डीएनए का प्रतिकृतिकरण किसमें नहीं होता है, हेट्रोक्रोमेटिन में। और ये नाइट्रोजन क्षारक पुनरावर्तीकरण में किसमें होते हैं, ये आपको बताना है, हेट्रोक्रोमेटिन में होते हैं, यूक्रोमेटिन में पुनरावर्तीकरण में नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ये अपने ध्यान रखना है। ग्रिफिथ ने कौन से बैक्टीरिया का रूपांतरण के लिए प्रयोग किया था, तो आपको पूछा तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी यानी डिप्लोकोकस निमोनी है, जो डिप्लोकोकस निमोनी है उस बैक्टीरिया का उसने इस्तेमाल किया था। माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होती है, और इस ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से निमोनिया रोग होता है चूहों में। ई कोलाई है नहीं, साल्मोनेला टाइफी है, उससे टाइफाइड होता है, तो इसका उत्तर होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस का कौन सा प्रभेद घातक होता है, आर प्रभेद होता है, एस प्रभेद होता है, या वाई प्रभेद होता है, या टी, ठीक है। तो अपन जानते हैं आर मतलब क्या होगा, रफ, क्या होगा, जिसकी सतह खुरदरी होगी। एस मतलब जिसकी सतह कैसी होगी, चिकनी होगी, ठीक है। एकदम चिकनी सतह स्मूथ है, तो स्मूथ है तो वो क्या है, घातक है। बेचारा रफ है वो घातक नहीं होता है, तो एस प्रभेद क्या होगा, घातक होगा, ठीक है।